बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिजिक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेकेंड ईयर फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक, यानी कि चैप्टर नंबर 12 का, जिसका नाम है गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। अच्छा, वैसे तो इसकी जो हर एप्लीकेशन है उसकी सेपरेट वीडियो हम बना के आ चुके हैं, लेकिन मसला ये था कि उन वीडियोस में थोड़ी सी वो वीडियोस ना ब्लर थी, ठीक है। और मैंने कहा कि आज एक ही वीडियो के अंदर तीनों एप्लीकेशन जो है वो हम डिस्कस करें, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि इन एप्लीकेशंस को छोटे छोटे ट्रिक्स के ज़रिए से आपको समझाएं और जितना ज़्यादा हलवा मक्खन मलाई बना सकें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गॉसेस लॉ क्या होता है। गॉसेस लॉ हमारे पास हम तब लगाते हैं जब हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस हो और चार्ज हमारे पास उस सरफेस के अंदर हो, तो फिर हमारे पास जो क्लोज सरफेस में से जो टोटल वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम गॉसेस लॉ लगाते हैं, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, वर्ड्स पे गौर करने कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, कि किसी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट, ठीक है। वो डिपेंड करता है किसी क्लोज सरफेस पे से कितना हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिल रहा है। ये डिपेंड करता है कि टोटल चार्ज उस इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना है। अगर थोड़ा चार्ज होगा तो क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कम होगा, अगर ज्यादा चार्ज होगा तो क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स और ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, इसका फार्मूला क्या है? फाई ई से हम इसको शो करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज याद रखना है कि बाहर वाला चार्ज है, इसको कोई गर्ज नहीं है। ये चार्ज वो है जो इनक्लोज्ड है, ठीक है। क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है ये वो वाला चार्ज है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी कांस्टेंट है, और मीडियम पे हमारे पास से डिपेंड करता है कि ठीक है हमारे पास मीडियम कौन सा है। ये हम एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं कि अगर हमारे पास कोई मीडियम है, फॉर एग्जांपल एयर है या वैक्यूम है। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन, गॉसेस लॉ को आप कब कब अप्लाई कर सकते हैं? देखो, गॉसेस लॉ तब अप्लाई करना जब आपके पास क्लोज्ड सरफेस हो, और दूसरी चीज ये है कि चार्ज शुड बी इनसाइड द क्लोज सरफेस। चार्ज जो है वो क्लोज सरफेस के अंदर हमेशा होना चाहिए, तब आप क्या करोगे? गॉसेस लॉ अप्लाई करोगे, ठीक है। और क्लोज सरफेस होनी चाहिए, ओपन सरफेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फॉर एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन के लिए ना आपने ये 3 स्टेप याद रखने, 1, 2 और 3। बस ये 3 स्टेप याद रखें, हर एप्लीकेशन हलवा मक्खन मलाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले आपको ये गॉसियन सरफेस का पता होना चाहिए। अभी ना हम छोटी छोटी चीजों को कलेक्ट कर रही हैं, जब ये छोटी छोटी चीजें हमारे पास कलेक्ट हो गई तब हम इनको अप्लाई करेंगे तो मजे आ जाएंगे, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस सबसे पहले क्या होती है? अच्छा, याद रखिए कि जो गॉसेस लॉ है ना वो हम बेसिकली यूज करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। इलेक्ट्रिक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को, जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अब उसके लिए ना अक्सर हमें गॉसियन सरफेस की जरूरत पड़ती है। देखो, गॉसियन सरफेस, मेरे वर्डिंग पे गौर करना है। गॉसियन सरफेस क्या होती है? ये एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस होती है। ये क्या होती है? ये एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस होती है जो उस पॉइंट से ऐसे पास कर रही होती है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। एक बार उसको दोबारा रिपीट करते हैं, लेकिन जब हम इसको अप्लाई करेंगे तब ज्यादा समझ आएगी कि गॉसियन सरफेस क्या है। ये एक इमेजिनरी सरफेस है। पहली चीज इमेजिनरी सरफेस है और दूसरी चीज एक क्लोज सरफेस है। शेप जैसी मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शर्त क्या है? क्लोज सरफेस होनी चाहिए, इमेजिनरी सरफेस। और अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी हो तो गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास करती है, तो फिर हम क्या कहते हैं? ये क्लोज सरफेस है, फिर हम उससे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर हमें कोई क्लोज सरफेस वगैरह हमारे पास नहीं है, तो किसी पॉइंट पर अगर हमने फाइंड करनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो हम वहां पे खुद से क्लोज सरफेस बनाते हैं, एक इमेजिनरी, जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप क्या करोगे? अगर आपने ना इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आपने कहना है कि गॉसियन सरफेस इज अ क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस विच पास थ्रू द पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बस ये इसकी डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप 2 में आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करोगे,
और थर्ड स्टेप में आप गॉसेस लॉ को अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन से कि हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन हमें क्या कहती है और ये 3 स्टेप्स है हम उसमें किस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉस लॉ की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। आपने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसमें, एक हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर आपने क्या है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको यह पता होनी चाहिए कि ये हॉलो चार्ज स्फीयर क्या है। ठीक है, स्फीयर हमारे पास क्या होता है 3 डायमेंशनल, जैसे फुटबॉल नहीं होता, फुटबॉल क्या है एक स्फीयर है, तो 3 डायमेंशन हमारे पास ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जैसे कोई स्फीयर है और ये अंदर से खाली है, अंदर से क्या है खाली है, इस वजह से हॉलो का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। यहां पर एक और वर्ड आपको नजर आया चार्ज, यानी कि हमने इस हॉलो स्फीयर को चार्ज किया हुआ है और जब भी हॉलो स्फीयर को चार्ज करते हैं तो सारा चार्ज उसकी सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो यहां पर देखिए पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसका मतलब है ये एक हॉलो स्फीयर है जिसको हमने क्या कर दिया है चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, सारा चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर है। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखना है। उसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने फाइंड करी है इनसाइड, मतलब इनसाइड का मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमें कहा जा रहा है कि इस पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, मान लो इस पॉइंट को अगर मैं P का नाम दूं कि इस पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी और ये पॉइंट जो है ये इस हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर है। ओके हो गया। अच्छा, अब यहां पर देखो ये हमारे पास ना क्लोज सरफेस है, ये जिसके ऊपर चार्ज हमारे पास मौजूद है ना, यहां पर क्लोज सरफेस है, लेकिन अक्सर यहां पर बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर क्लोज सरफेस है तो अंदर हम एक और क्लोज सरफेस क्यों इसमें बनाते हैं, उसका आंसर दें। तो वो चीज देखिए इस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, क्या इस पॉइंट के ऊपर कोई क्लोज सरफेस है? गौर से सुनना है, जिस पॉइंट के ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या उस पॉइंट के ऊपर कोई क्लोज सरफेस है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहां पर फाइंड करनी हो ना इस पॉइंट पर, तो यहां पर तो ये क्लोज सरफेस है, लेकिन अगर इस पॉइंट पर फाइंड करनी है तो यहां पर कोई क्लोज सरफेस है नहीं है। तो जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, अगर वहां पर कोई क्लोज सरफेस नहीं है तो वहां पर हम एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस बनाते हैं जिसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो ये पहला स्टेप आपने क्या करना है, गॉसियन सरफेस बनानी है। ठीक है, तो यहां पर मैं एक ऐसी गॉसियन सरफेस बनाऊंगा जो इस पॉइंट में से क्या हो रही है, पास हो रही है। ये हमारे पास क्या है अब ब्लू कलर की ये गॉसियन सरफेस है। डन हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज है, अब अगर मैं इसकी रेडियस बनाना चाहूं ना, तो ये जो बाहर वाला स्फीयर है ना, इसका रेडियस मान ले है, इसको कैपिटल R से शो कर ले। ठीक है, और ये जो हमारे पास अंदर वाला स्फीयर है जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, और ये हमारे पास मान ले ये हमारे पास क्या है, ये स्मॉल r है। ठीक है, और अंदर वाला रेडियस कम है, बाहर वाला रेडियस ज्यादा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है गॉसियन सरफेस होगी चार्ज इनक्लोज्ड। अब अंदर जो है ना वो चार्ज, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होना चाहिए। क्या आपको इस ब्लू वाली जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कोई चार्ज वगैरह नजर आ रहा है? नहीं चार्ज नजर आ रहा। तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप यहां पर ना एक काम करोगे, हमारे पास गॉसेस लॉ क्या था, वो था फाई E इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यही था ना। और ये चार्ज कौन सा है, जो हमारे पास क्लोज सरफेस के अंदर है, लेकिन यहां पर तो क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब है यहां पर Q की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास फाई E कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, यहां पर ना हमने वाइद इसमें थर्ड स्टेप पहले लगा दिया। ठीक है, आप सेकंड स्टेप पहले लगा लो, थर्ड स्टेप पहले लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस एप्लीकेशन के अंदर। अच्छा, अप्लाई गॉसेस लॉ, वो तो हमने अप्लाई कर दिया, उसके जरिए फ्लक्स 0 आया, कहां पर, इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक स्टेप 2 क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस फार्मूले में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नजर आ रही है, नहीं आ रही। तो वो आपके पास एक फार्मूला था फाई E इज इक्वल टू E डॉट A। ठीक है, फाई इज इक्वल टू E डॉट A। अब आपने क्या करना है कि इसको और इसको कंपेयर कर लेना है, इसको और इसको क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है, क्योंकि यहां पर देखें क्या है, फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी फाई इज इक्वल टू E डॉट A। ठीक है, अब जब इसको कंपेयर आप करोगे ना, तो यहां पर क्या आएगा, E डॉट A इज इक्वल टू,
देखो यहां पर इस फाई ई का आंसर क्या आया है 0, तो आप लिख लो इज इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे आप जब इसको कंपेयर करोगे ना आप कुछ इस तरह से लिखोगे, आप कुछ इस तरह से लिखोगे इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट का आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, क्यू की जगह जब आप 0 पुट करेंगे तो इस सारे की जगह फिर आपने क्या पुट कर देना है, यहां पर 0 पुट कर देना है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट चीज है, यहां पर ना ई डॉट है, इनका डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है या एरिया 0 है। अब देखो इसमें एरिया तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि एरिया तो कुछ ना कुछ है, एरिया तो है। इसका मतलब है कि अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, वो 0 आ रही है। ठीक है, और जो एरिया है वो हमारे पास इज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि देखो इन दोनों में से कोई एक 0, इस वजह से आंसर 0 आ रहा है। तो आप कहोगे एरिया तो 0 हो नहीं सकता, उसका तो कुछ ना कुछ एरिया है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है 0 है। इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो 0 होगी। यही हमें फर्स्ट एप्लीकेशन में कैलकुलेट करना था। इस सरफेस के ऊपर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं, यहां पर लगा लो, यहां पर, यहां पर, यहां पर या यहां पर किसी भी पॉइंट पर ले रहे हो तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस सेम है। तो अब ये इसका ना इसकी एक एप्लीकेशन भी है। देखो अगर हमें कोई ऐसे सेंसिटिव सर्किट होते हैं कि जिनको हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना होता है, जिस तक हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ना पहुंच सके, तो याद रखें अगर कोई मेटेलिक कोई बिल्कुल चार्ज्ड बॉडी है, जैसे यहां पर ये चार्ज्ड स्फीयर है, आप क्या करो कि उस ऑब्जेक्ट को जिसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के असर से बचाना है, उस ऑब्जेक्ट को उस ऑब्जेक्ट को उठाकर इसके दरमियान में रख दो। अब जब दरमियान में रख दोगे तो चार्ज स्फीयर के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होती है, तो आप उसको सेव कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड से भी। ठीक है, तो ये हमारे पास एज अ शील्ड भी काम करता है। ठीक है, एक हॉलो चार्ज स्फीयर। ठीक है, किसी चीज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना हो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। तो होप सो ये फर्स्ट एप्लीकेशन आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ कि जो हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन है वो हमसे क्या इरशाद फरमाती है। और सेकंड एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पर हम इसको लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, कि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है अब आप वो कैलकुलेट करें। ठीक है, तो यहां पर मैंने पहले से बनाई हुई है। मान लें ये हमारे पास कोई इनफाइनाइट को बहुत ही बड़ी हमारे पास इन्फिनिटी तक, ठीक है, इनफाइनाइट को हमारे पास शीट ऑफ चार्ज है। ठीक है, और इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है तो यहां पर देखो इस पूरी के ऊपर ठीक है, यहां पर वैसे तो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, यहां पर हमने ना इतने एरिया में इसको थोड़ा सा बनाया हुआ है। अच्छा, अब इस चार्ज के ऊपर जो इस शीट के ऊपर जो चार्ज है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो एक जैसा हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसको हमने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। और याद रखें कि ये हमारे पास जो सरफेस पड़ी हुई है ना, ये हमारे पास कुछ इस तरह से पड़ी हुई है, इस तरह से पड़ी हुई है, और सारी के ऊपर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अच्छा कहता है कि इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करो। मान लो मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो मेरा हाथ है जहां पर, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो वो किस तरह से आप फाइंड करोगे वो चीज देखते हैं। जैसे ना मान लो यहां पर ना हमें ये पॉइंट है, ये पॉइंट P है, इस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये जो वैसे तो मैंने पहले से इसको बनाया हुआ है, लेकिन आप इस तरह से इसको समझ लो कि हमारे पास ये शीट है, ठीक है, और ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज शीट है, और यहां पर मुझे कहता है इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू बताओ। तो हमारे पास इस पॉइंट P पर क्या कोई ऐसी क्लोज सरफेस है जो इस पॉइंट में से पास कर रही हो, क्या कोई ऐसी क्लोज सरफेस है? क्योंकि गॉसेस लॉ तो कहता है क्लोज सरफेस होनी चाहिए, जहां पर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वैल्यू फाइंड करनी है वहां पर क्लोज सरफेस होनी चाहिए, लेकिन यहां पर कोई क्लोज्ड सरफेस नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक क्लोज सरफेस, क्योंकि देखो स्टेप 1 क्या है, आपने गॉसियन सरफेस बनानी है जो कि एक इनक्लोज, एक हमारे पास क्लोज सरफेस होती है। तो यहां पर आप क्या करोगे, एक गॉसियन सरफेस सिलेंडर की फॉर्म में बनाओगे, ठीक है,
अब क्या करोगे, यहां पर एक सरफेस बनाओगे सिलेंडर की फॉर्म में, क्योंकि सिलेंडर भी क्या होता है, क्लोज होता है। तो यहां से कुछ ऐसे, ठीक है, ये। अब उसमें क्या है, उसमें ये चार्ज क्या है, इनक्लोज हो गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक सिलेंडर सा बनाया और उस सिलेंडर को शीट में से पास किया, उस सिलेंडर को शीट में से पास किया। जैसे फॉर एग्जांपल जो हम सिलेंडर बना रहे हैं ना, उस सिलेंडर का आधा हिस्सा इधर, आधा हिस्सा इधर, इस शीट के अंदर से मैंने पास किया। अब जब इस शीट के अंदर से मैंने पास किया तो मान लो जो यहां पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, इस शीट के अंदर से जब हमने पास किया तो वो पॉजिटिव चार्ज इस सिलेंडर के अंदर नहीं आ गया, क्या आ गया, इस सिलेंडर के अंदर आ गया। तो फिर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, सॉरी फर्स्ट स्टेप है कि आपने क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस बनानी है। अब ये सिलेंडर क्या है, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, और दूसरा क्या है कि चार्ज इनक्लोज होना चाहिए, उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज होना चाहिए। और यहां पर चार्ज इनक्लोज कौन सा है हमारे पास, ये चार्ज है जो इस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है, ठीक है। ये जो ब्लैक वाला मैंने बताया हुआ है, ब्लैक वाला चार्ज है जो इस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है। तो पहला स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया, गॉसियन सरफेस भी बन गई और चार्ज इनक्लोज जो था वो भी हमारे पास है, हो गया। सेकंड स्टेप आता है कि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है इस सिलेंडर में से जो पास कर रहा है, ठीक है, जो इमेजिनरी हमने गॉसियन सरफेस ली है। और आपने इस पॉइंट के ऊपर, अब देखो मैंने कहा था जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है वहां पर एक गॉसियन सरफेस पास करनी चाहिए। तो यहां पर ये जो फ्लैट सरफेस है सिलेंडर की, ये हमारे पास ये गॉसियन सरफेस का हिस्सा नहीं है जिस पॉइंट में से पास कर रही है, ठीक है। तो वो कंडीशन भी पूरी होगी। बहरहाल नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट चीज हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। और याद रखो ये हम फार्मूला वहां पर लगाते हैं जहां पर हमें जहां पर फ्लैट सरफेस हो। अब यहां पर देखो फ्लैट सरफेस, क्या ये हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है ना, बिल्कुल है। अच्छा क्या आपके पास ये वाली फ्लैट सरफेस है बिल्कुल। तो आपके पास यहां पर दो फ्लैट सरफेस है, एक ये फ्लैट सरफेस है, एक ये फ्लैट सरफेस है, ठीक है। जैसे एक सिलेंडर का ये हिस्सा होता है, एक सिलेंडर का ये हिस्सा होता है और एक ये दरमियान में कर्व्ड हिस्सा होता है। तो ये जो उसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा होता है, ये क्या होता है, फ्लैट होता है। तो यहां पर पहले आपने फ्लक्स फाइंड करना है। मान लें यहां पर जो फ्लक्स होगा वो फाई 1 होगा, यहां पर जो फ्लक्स होगा वो फाई 2 होगा, ठीक है। अच्छा अब एक हमारे पास ये कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो फ्लक्स होगा ना वो फाई 3 आप कह लें, ठीक है। और फ्लक्स के लिए हमें दो चीजें कौन सी चाहिए, हमें दो चीजें चाहिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और एक एरिया वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो पहले एरिया वेक्टर बनाते हैं। देखो यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा इसका आपको पता है कि एरिया वेक्टर सरफेस एरिया के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और गॉसेस लॉ में याद रखना है कि अगर क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर हमेशा आपने आउटवर्ड लेना है, इनवर्ड नहीं लेना, हमेशा आपने आउटवर्ड लेना है। तो यहां पर आपका एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां पर भी ये हमारे पास क्या है, सरफेस है, इसका एरिया किधर आ जाएगा, इस तरफ, ठीक है। अच्छा दो के एरिया तुम्हारे पास है। अच्छा थर्ड हमारे पास क्या है, ऐसे कर्व्ड एरिया है। अच्छा अगर ऐसे कर्व्ड एरिया हो ना, तो कर्व्ड एरिया हो तो हमारे पास ई डॉट ए तो फ्लैट सरफेस पे लगता है, तो आपने उस कर्व्ड सरफेस को ना स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देना है, ठीक है, स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ना उसी सिलेंडर की मान लें ये एक कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस के ऊपर है, कर्व्ड सरफेस के ऊपर आपने क्या करना है, यहां वाला एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, इस वाला एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, यहां वाला एरिया वेक्टर नीचे हो जाएगा, यहां वाला एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस के क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बनाने हैं। तो इसके बहुत सारे एरिया वेक्टर्स बन जाएंगे, मैं सिर्फ ना दो बना रहा हूं। यहां पर एक एरिया वेक्टर इधर कर ले, यहां पर एक एरिया वेक्टर इधर कर ले, जो इसकी पीछे वाली साइड है वहां पर जो पैचेस बनेंगे उसका एरिया वेक्टर इधर होगा, जो आगे वाली साइड है यहां पर जो पैचेस बनेंगे उसका एरिया वेक्टर इधर होगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहां पर फ्लक्स जीरो ही आना है, बताएंगे किस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास डायरेक्शन किधर होगी, देखो हमारे पास ना ये चार्ज अंदर मौजूद है, ये चार्ज मौजूद है, यहां पर इसके जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर होगी, यहां से इस तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ, और यहां से चार्ज से इधर जो आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। अच्छा यहां पर भी कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखो अगर हमारे पास ये शीट ऑफ चार्ज है ना,
तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना वो इस तरह से होगी, कुछ ऐसे, यहाँ पे इधर होगी, यहाँ पे इधर होगी, यहाँ पे इधर होगी, यहाँ पे इधर, और यहाँ पे इधर होगी, यहाँ पे इधर, यहाँ पर इधर। ठीक है, अगर ये शीट ऑफ चार्ज है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। ठीक है, अच्छा अब कई बच्चे ये भी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अपवर्ड या डाउनवर्ड क्यों नहीं होगी। तो भाई गौर से यहां पर सुनना है कि अगर हमारे पास ना दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी होगी, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी होगी, इधर भी होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपवर्ड भी होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी होगी। लेकिन यहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो अपवर्ड होगी ना तो ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वो उससे रिपेल वगैरह होगी तो वो भी हमारे पास ऐसे आ जाएगी। जो पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाला है इसकी ज़ाहिर डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होनी है तो वो भी रिपेल हो के वो भी इस तरफ आ जाएगी। तो यहां से इधर, यहां से इधर, तो मुझे बताओ सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर नहीं होगी, और ये जो नीचे आ रही है, ये जो नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, अगर यहां पर भी कोई चार्ज मौजूद होता तो ये जो नीचे आ रही है ये भी कर्व्ड होके इधर आ जाती ऐसे, और अगर ऊपर कोई चार्ज होता तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कर्व्ड होके ऐसे आ जाती। तो हमारे पास इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो ऐसे हैं, यहां से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, कुछ इधर जा रही हैं। अप और डाउन इस वजह से नहीं जा रही क्योंकि अप और डाउन उनके चार्जेस है, तो उनकी वजह से रिपेल होकर वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चली जाती हैं। ठीक है, होप सो ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इस वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास इस तरफ है। ठीक है, ये मैं रेस कर रहा हूं क्योंकि इसको जस्ट समझाने के लिए मैंने बनाया था, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा ई डॉट है। अब हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर है, एरिया वेक्टर इधर है, इधर है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, या हमारे पास इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अच्छा अब हम ना फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, φ1 φ2 φ3 तीन हमने क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। पहले कैलकुलेट करते हैं φ1 क्या होता है। φ1 इज इक्वल टू ई डॉट ए, जो कि हमारे पास हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ठीक है, यहां ना एक और काम करो, पहले ना इनके एंगल्स देख लो। यहां पर देखो ई और ए में एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो आपको यहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, यहां पर अगर देखो तो एरिया वेक्टर इधर है या इधर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, या इधर है, इधर है। तो आप नीचे वाला एरिया वेक्टर लो या ऊपर वाला एरिया वेक्टर लो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बन रहा है, वो तो 90 डिग्री बन रहा है। जैसे मान लो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ना ये है, यहां पर ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, उस सिलेंडर के अंदर, तो जो एरिया वेक्टर है उस कर्व्ड सरफेस का, या एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, यहां पे ऐसे होगा। ठीक है, कर्व्ड सरफेस है ना, और मैंने कहा था कर्व्ड सरफेस को स्मॉल पैचेस में डिवाइड करना है, तो हर एक पैच का एरिया वेक्टर किधर बनाना है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ऊपर वाला पैच है उसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इधर वाला जो पैच है उसका इधर होगा, इधर वाला जो पैच है इधर, इधर वाला जो पैच है इधर, इधर वाला जो पैच है इधर। तो सारे अगर वो पैचेस का एरिया वेक्टर का एंगल निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हर एक पॉइंट पर, तो कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो कर्व्ड सरफेस का यहां पर जो एंगल है वो कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो cos 90 कितना होता है, 0। इसका मतलब है कर्व्ड सरफेस पे कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। फ्लक्स अगर बनेगा तो या यहां पर बनेगा या यहां पर बनेगा। बहरहाल φ1 इज इक्वल टू ई ए cos थीटा, और φ1 इज इक्वल टू ई ए cos 0 डिग्री, क्योंकि φ1 पे क्या था, cos 0 डिग्री है, और φ1 कितना आ जाएगा, ई ए आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह φ2 जो हमारे पास है, यहां पर देखो ई ए cos थीटा, तो जब ई ए cos थीटा करोगे तो यहां पर क्या आएगा, ई ए cos, यहां पर भी 0 डिग्री है तो 0 डिग्री, तो φ2 इज इक्वल टू ई ए आ जाएगा। तो φ2 हमारे पास कितना आया, ई ए। अच्छा अगर हम φ3 की बात करें, ये जो कर्व्ड सरफेस का है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस के लिए, कर्व्ड सरफेस के लिए, अच्छा कर्व्ड सरफेस के लिए क्या आएगा, φ3 इज इक्वल टू ई ए cos 90 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का हर पॉइंट पे क्या एंगल बनना है, 90 डिग्री। cos 90 0 होता है तो φ3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके हो गया। और टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना आएगा, टोटल फ्लक्स आएगा φe इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, जो कि हमारे पास आएगा φe इज इक्वल टू φ1 कितना है, ई ए, φ2 कितना है, ई ए, और φ3 कितना है, 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा φe इज इक्वल टू 2e a। तो ये हमारे पास आ गया जो हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। ओके हो गया। तो यहां पर देखो फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हो गया,
गॉसियन सरफेस, चार्ज इनक्लोज, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। और स्टेप 2 क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमारा कैलकुलेट हो गया। अच्छा स्टेप 3 अब क्या है, अप्लाई गॉसेस लॉ। अप्लाई गॉसेस लॉ, ये स्टेप 3 है। हर एप्लीकेशन में ये 3 स्टेप होंगे, ठीक है। अभी मैं इसको रेज कर रहा हूं, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, ठीक हो गया। तो यहां पर ना लास्ट स्टेप इसका रह गया है, उसके बाद हम नेक्स्ट चीजों पर चलते हैं। तो हमारे पास फ्लक्स कितना आया भाई, फ्लक्स हमारे पास आया phi E इज इक्वल टू 2EA। ओके हो गया। अच्छा थर्ड स्टेप क्या था कि अप्लाई गॉसेस लॉ, क्योंकि हमारे पास गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है तो गॉसेस लॉ तो अप्लाई करना है। तो वो क्या था, phi E इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यही था ना गॉसेस लॉ, ठीक है। अच्छा अब आपने यहां पर सोचने का ज़हन ये बनाना है, किसी तरीके से मैंने Q की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो Q क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड, जो सिलेंडर के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है ये वो वाला है, ठीक है। अच्छा Q हमारे पास क्या होगा, आपने एक टर्म याद रखनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसको हम शो करते हैं सिग्मा से, और वो हमारे पास क्या होती है, Q डिवाइडेड बाय A। क्या होती है, Q डिवाइडेड बाय A। आप गौर से सुनना है, A हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस, ये जो हमारे पास इसकी ये फ्लैट्स, ये गॉसियन सरफेस है, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज मौजूद है, इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये जो आपने गॉसियन सरफेस लिया ना, जैसे आपने सिलेंडर है, ये गॉसियन सरफेस ली है, इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज मौजूद है, ये हमारे पास है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा अगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर 2 चार्जेस हों तो फिर हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी, लेकिन इस गॉसियन सरफेस के अंदर अगर 10 चार्जेस हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इस सर्टेन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, उसमें कितना चार्ज है, इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि हमारे पास क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, सर्टेन एरिया में कितना चार्ज है। इसको क्या मैं लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू सिग्मा A, लिख सकते हैं ना। Q को इधर ही रहने दें, A को इधर आके मल्टीप्लाई कर दे तो Q इज इक्वल टू सिग्मा A। अब इस Q की वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दें, इस Q की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, phi E इज इक्वल टू सिग्मा A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके हो गया। अच्छा अब अगर आप इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 2 का, तो आप कहोगे कि कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को जब हम कंपेयर करें तो क्या आएगा, ये हमारे पास क्या है 2EA, क्योंकि देखो दोनों फाई के इक्वल है, दोनों फाई के इक्वल है, तो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, A से कट गया तो हमारे पास आ गया 2E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और E इज इक्वल टू 2 नीचे जाके डिवाइड हो गया तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू होगी इस पॉइंट पर, या आप यहां पर कोई पॉइंट ले रहे तो वहां पर भी यही सेम टू सेम वैल्यू होगी, ठीक है। तो E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, जिसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब आप वेक्टर इस पे ऊपर डालोगे, ये इसका मैग्नीट्यूड है, याद रखना है, तो वेक्टर डालोगे तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, साथ में एक R यूनिट वेक्टर आ जाएगा बस। और R यूनिट वेक्टर क्या शो कर रहा है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हो ना, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक है। यहां पर देखो क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो 2 चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो ये रहा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हम यूनिट वेक्टर से शो करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहां पर हम यूनिट वेक्टर R शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। ओके हो गया। तो यहां तक हमारी थी जो हमारे पास है सेकंड एप्लीकेशन, ठीक है, जिसको आपने कैलकुलेट करना था। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड एप्लीकेशन की तरफ, जो कि गॉसेस लॉ की ही है। अच्छा वो हमें क्या कहती है, अक्सर बच्चे ना उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, काफी बच्चे उसमें कुछ चीजों को लेकर ना कंफ्यूज होते हैं, तो कोशिश करेंगे कि आज उनकी कंफ्यूजन जितनी ज्यादा दूर कर सके, ठीक है। अच्छा हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज, इसमें बड़े कंसेप्ट है, ऑपोजिटली चार्ज
पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स के दो पैरेलल प्लेट्स है और दोनों हमारे पास क्या है, अपोजिटली चार्ज है, उनके दरमियान आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए किस तरह से, हमारे पास प्लेट कौन सी है, देखो एक हमारे पास प्लेट ये वाली है, एक ये प्लेट है और एक हमारे पास ये प्लेट है, ठीक है। अच्छा, इस प्लेट के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट के ऊपर क्या है, ऐसे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और यहां पर याद रखिए कि जब आप किसी मेटेलिक प्लेट को चार्ज करते हो तो सारा चार्ज ना उसकी सरफेस के ऊपर आ जाता है, सारा चार्ज उसके इधर आ जाता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप कहें ना कि चार्ज किसी चीज को कार्य, इसका मतलब है सारा चार्ज किधर आ जाएगा, उसकी सरफेस के ऊपर आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। अगर हम ऐसे करें तो जैसे ना फॉर एग्जांपल, पहले ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि अगर ना हमारे पास ये प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है। अगर मैं इसको चार्ज कर रहा हूं ना, मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज कर रहा हूं, तो पॉजिटिव जो चार्ज आएगा ना वो उसकी सारी सरफेस के ऊपर आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। मतलब यहां पर सरफेस के ऊपर सारा चार्ज आ जाएगा लेकिन अंदर हमारे पास कोई नहीं होगा यहां पर, ठीक है। सारा चार्ज उसकी सरफेस के ऊपर होगा, याद रखना है। इसी तरह अगर मैं किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर रहा हूं, किसी प्लेट को नेगेटिवली चार्ज कर रहा हूं, तो सारा चार्ज की ऐसे सरफेस के ऊपर होगा, अंदर नहीं होगा। अच्छा, क्यों इस तरह से होता है, क्योंकि देखो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा कि जा दूर मुझसे जा, तो ये भी सरफेस पे आ जाएगा, ये भी सरफेस पे आ जाएगा। इसी तरह ये ऊपर वाले पॉजिटिव नीचे वाले ऐसे एक दूसरे को रिपेल करके ना ये सारे सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, अंदर हमारे पास कोई चार्ज नहीं होगा। यही हिसाब नेगेटिव के साथ भी होगा, ठीक है। तो पहली चीज आपने ये याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट चीज, दो प्लेट्स के दरमियान में, मैं सिर्फ ना इसको इनसाइड वाला रहने दे रहा हूं, वैसे इसके बाहर भी इस तरह से होगा। तो दो प्लेट के दरमियान में जाहिर सी बात है क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। और हमें कहा जा रहा है कि इन दो अपोजिटी, अब यहां में देखो हमारे पास क्या थी, पैरेलल प्लेट्स, तो ये हमारे पास पैरेलल प्लेट्स होगी, एक दूसरे के पैरेलल पड़ी हुई हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, अपोजिटली चार्ज, तो भाई अपोजिटली चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। फिर हमारे पास क्या है, दो होने चाहिए, तो भाई दो ही हैं। फिर आपने क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, कहां पर, बिटवीन, तो आपने इन दोनों के दरमियान में, मान लो इस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है इसके दरमियान में। ओके, हो गया। अच्छा, अब देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या था। फर्स्ट स्टेप क्या है, गॉसियन सरफेस और चार्ज इनक्लोज होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखो कि हमारे पास इस पॉइंट P के ऊपर कोई क्लोज्ड सरफेस है, नहीं है, तो आपको सबसे पहले जहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वहां पर एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए, जिसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस। और यहां पर हमारे पास एक मैं क्लोज सरफेस लेने वाला हूं कुछ इस तरह, ये हमारे पास क्या है, एक अदद क्लोज्ड सरफेस है। अच्छा, अब इसकी बड़े मजे की कहानी है, ये हमने क्या ले लिया, एक क्लोज्ड सरफेस ले लिया है। अच्छा, अब अगर मैं इसको ना रेड से बनाऊं, ठीक है, ताकि थोड़ी सी ना ये समझ आए, यहां से ये गई और ये यहां से इस तरह, यहां से ये, यहां से ये, यहां से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस है, जो कि हमारे पास क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, और इस पॉइंट में से पास कर रही है। और दूसरी चीज, चार्ज इनक्लोज। अब इस क्लोज सरफेस के अंदर ये चार्ज इनक्लोज है या नहीं है, बिल्कुल है, तो भाई हमारा पहला स्टेप खत्म हो गया। फर्स्ट स्टेप गॉसियन सरफेस बनाओ, चार्ज को इनक्लोज करो। अब गौर से देखना ये सरफेस है किस तरह की। देखो हमारे पास ना मान लो ये हमारे पास ना प्लेट है, ये हमारे पास इस तरह की प्लेट है, ठीक है, इस तरह की बॉक्स टाइप इस तरह प्लेट है। अब उस प्लेट की कुछ ना कुछ थिकनेस भी है, कुछ ना कुछ थिकनेस भी है। अब इस प्लेट के अंदर मैंने कहा है कि कोई हमारे पास चार्ज नहीं है, ठीक है, सारा चार्ज की सरफेस के ऊपर आ गया, जो हमने चार्ज किया है वो वाली बात कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने एक गॉसियन सरफेस लेनी है। अब गॉसियन सरफेस आपने ना ऐसे क्यूबाइड की फॉर्म में लेनी है, क्यूब टाइप की होता है, क्यूबाइड की फॉर्म में। अच्छा, क्यूबाइड की फॉर्म में आपने इस तरह से लेनी है कि आपने ये जो क्यूबाइड की ये जो ऊपर वाली सरफेस है, मैंने इसको थोड़ा सा निशान लगाया हुआ है, ये जो हमारे पास सरफेस है, इसको आपने इस प्लेट के अंदर की तरफ रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्यूबाइड है ना, तो ये क्यूबाइड हमारे पास क्या है कि इसकी ये जो ऊपर वाली सरफेस है,
ये उस जो हमारे पास चार्ज प्लेट है उसके अंदर आ रही है, ये इस तरह से। ठीक हो गया। फिर से मैं इसको तो बता रहा हूं कि इस क्यूबाइड की टोटल 6 सर्फेसिस हैं। 6 सर्फेसिस हैं। कौन कौन सी? ऊपर वाली, नीचे वाली कितनी होगी? 2, एक इस तरफ वाली 3, एक इस तरफ वाली 4, एक इस तरफ वाली 5 और एक ये वाली, ठीक है, इस तरफ है जो, ये 6। जैसे लूडो के दाने की 6 सर्फेसिस, 6 नहीं होती साइड्स, इसी तरह इसकी भी क्या है, 6 साइड्स हैं। और यहां पर हमने इसको इस तरह अंदर इसके रखा हुआ है, जिसमें हमारे पास ये वाली जो साइड है ना वो इस प्लेट के अंदर आ रही है, बाकी ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, और उससे पीछे वाली वो भी बाहर है। सिर्फ ये ऊपर वाली साइड प्लेट के अंदर आ रही है। ठीक है, यहां तक ओके है? ओके हो गया। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। क्यों? स्टेप 2 क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हम यूज करते हैं फ्लैट सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब फ्लैट सरफेस के ऊपर यहां पर देखो इसकी जो 6 साइड है, क्या अगर मैं सिर्फ इस साइड की बात करूं तो फ्लैट है? बिल्कुल है। इस साइड की बात करूं तो फ्लैट है, अगर सिर्फ इसकी बात करूं फ्लैट है, इसकी बात करूं फ्लैट है, यानी इसकी कोई भी साइड लो ना तो फ्लैट है। इसका मतलब है अगर इस पूरे का आपने वो फ्लक्स देखना है तो हर इसकी साइड का फ्लक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, हर साइड का क्या करना पड़ेगा? फ्लक्स निकालना पड़ेगा। यहां का फ्लक्स बताओ, यहां का 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 बताओ, और फिर उसको सबको ऐड कर दो। उस सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। अब वो ऐड किस तरह, वो भी चीज देखते हैं। सबसे पहले फ्लक्स में हमें 2 चीजें चाहिए होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही डाउनवर्ड, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है? ऐसे डाउनवर्ड है, ये चीज याद रखनी है। असल कहानी है एरिया वेक्टर की। अगर मैं इस साइड का देखूं, एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? इस तरफ, एरिया वेक्टर। ठीक है, और इस साइड का देखो एरिया वेक्टर किधर होगा? इस तरफ, एरिया वेक्टर। ठीक है, अगर ना मैं इसको ग्रीन से बनाऊं तो मजा आएगा। अच्छा, इस साइड का एरिया वेक्टर भी बन गया, इस साइड का एरिया वेक्टर भी बन गया। अच्छा, अपवर्ड जो साइड है ये वाली, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ऐसे। ठीक है, क्योंकि क्लोज सरफेस के हमेशा आउटवर्ड होना चाहिए, लेकिन ये जो सरफेस है ना इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। एरिया वेक्टर कहानियां बता के आ चुके हैं। अच्छा, ये जो डाउनवर्ड सरफेस है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ऐसे डाउनवर्ड, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे डाउनवर्ड। 4 के एरिया वेक्टर बन गए। अच्छा, अब 2 सरफेसेस रह गई हैं, टोटल तो 6 थी ना। एक ये सरफेस रह गई है, एक इससे पीछे वाली ये सरफेस रह गई है, तो वो भी मैं बना ही दूं। यहां पर बोर्ड पे तो नहीं बना सकते, लेकिन समझ लें कि इस सरफेस का, ये जो सामने वाली सरफेस है इसका एरिया वेक्टर से बाहर की तरफ आएगा, और ये जो पीछे वाली सरफेस है ये वाली, इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 6 एरिया वेक्टर हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए इसमें सिर्फ एक एरिया वेक्टर है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बनेगा, बाकी सबका 90 का बनेगा। ठीक है, बहरहाल वो बताते हैं किस तरह से, सबका तो नहीं, एक और है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। अब बहरहाल डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले ना हम पहले इन 4 साइड्स का डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये जो एक ये वाली साइड और ये वाली साइड जो यहां पर हम नहीं बना सके एरिया वेक्टर, वो बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने टोटल ना फ्लक्स कितने कैलकुलेट करने हैं? 6। तो फाई ई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6। तो टोटल 6 फ्लक्स है। क्यों? क्योंकि टोटल 6 साइड्स है। ठीक है, अच्छा इसको नाम दे लो फाई 1 का, इसको नाम दे लो फाई 2 का, इसको नाम दे लो फाई 3 का, और इसका जो हमारे पास आएगा वो फाई 4 होगा, और फाई 5 सामने वाली साइड का, फाई 6 पीछे वाली साइड का, वो बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं फाई 1। यहां पर देखो एरिया वेक्टर किधर है? इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। तो दोनों के दरमियान एंगल कितने हैं? 90 डिग्री। तो हमारे पास फाई हमारे पास है ई ए cos 90 डिग्री क्या होता है? ये तो 0 होता है, cos 90 0 होता है, तो फ्लक्स हमारे पास कितना आएगा? 0। इसका मतलब है कि फाई 1 के अक्रॉस जो आपका फ्लक्स आएगा ना वो कितना आएगा? 0। जहां भी एंगल 90 बन रहा होगा ना वहां फ्लक्स 0। ठीक है, फाई 2 का देखते हैं। एरिया वेक्टर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड, तो एंगल कितना है? 90 डिग्री। cos 90 0 होता है, तो लिहाजा फाई 2 भी क्या होगा? 0। अच्छा, फाई 3 में देखते हैं। फाई 3 में देखते हैं, फाई 3 हमारे पास क्या होगा? ई ए कॉस थीटा। अच्छा, यहां पर देखो कि इस प्लेट के अंदर कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज नहीं है, गौर से सुनना है, गौर से सुनना है, इसका मतलब है ये जो हमारे पास प्लेट है इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं है।
क्योंकि चार्ज क्या है, सारा सरफेस के ऊपर है, और हमारी ये जो साइड है क्यूबाइड की वो हमारे पास क्या है, इस पैरेलल प्लेट के दरमियान में आ रही है, और दरमियान में तो कोई चार्ज मौजूद नहीं है। अगर दरमियान में कोई चार्ज मौजूद नहीं है इसका मतलब है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, लिहाजा यहां पर दरमियान में आप कहोगे कि यहां पर E इज इक्वल टू 0 है। क्यों? यहां पर चार्ज ही नहीं है, चार्ज तो सारा सरफेस के ऊपर है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो यहां पर अगर E 0 हो गया, E 0 हो गया तो फाई 3 हमारे पास कितना आएगा, फाई 3 भी हमारे पास है 0 आएगा, क्योंकि E की जगह 0 पुट करें ना तो 0 से ये मल्टीप्लाई होकर सारी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा बहरहाल अब देखते हैं फाई 4। फाई 4 क्या है, ये वाला है, ये वाला। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड और एरिया वेक्टर भी डाउनवर्ड, एंगल कितना 0 डिग्री। और अगर फाई 4 इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा, ई ए आ जाएगा, क्योंकि कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो फाई 4 कितना आ जाएगा, ई ए। तो यहां पर आप लिखोगे फाई 4 हमारे पास कितना आ गया, ई ए आया। ठीक है, अच्छा फाई 5 और 6 की हम बात करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्यूबाइड था ना, ये वाला, और मान लें ये इसकी सरफेस नंबर 5 है और ये हमारे पास इसकी सरफेस नंबर 6 है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं इस साइड की, तो यहां पर देखो एरिया वेक्टर किधर है, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, डाउनवर्ड। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो हमारे पास cos 90 कितना होता है, 0। इसका मतलब है फाई 5 भी कितना आएगा, 0 आएगा। प्लस फाई 6 की अगर हम बात करें तो ये पीछे वाली जो साइड है ये 6 है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी किधर होगा, ऐसे बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, डाउनवर्ड। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है, 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है, 0। तो हमारे पास यहां पर भी फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब है जो फ्लक्स बनेगा वो सिर्फ एक में बनेगा, ये जो डाउनवर्ड साइड है। डन हो गया। अच्छा डाउनवर्ड साइड अगर इसमें बनेगा तो हमारे पास फाई ई कितना आ जाएगा, फाई ई हमारे पास आ जाएगा ई ए, बस। अक्सर बुक्स ने इसको डायरेक्ट लिखा हुआ था, ये 5 1 2 3 4 5 6 कोई नहीं करते, डायरेक्ट कहते हैं भाई 5 हमारे पास फ्लक्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, एक ये बस बचेगा, फाई 4 पे सिर्फ फ्लक्स बनेगा क्योंकि यहाँ पर ई और एक में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो फाई इज इक्वल टू ई है, बस इतना करके खत्म कर देते हैं, नो इशू, आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आपको पता होना चाहिए कैसा आया है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप भी हो गया, सेकंड स्टेप भी हो गया। हमारे पास थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आता है, अप्लाई गॉसेस लॉ। अच्छा गॉसेस लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और Q क्या होता है, Q मैंने पहले बताया था, Q इज इक्वल टू होता है सिग्मा ए। ठीक है, इसे पिछली एप्लीकेशन में हम डिस्कस करके आ चुके हैं। ठीक है, कि सर्टेन एरिया के अंदर है, ये जो गॉसियन सरफेस का एरिया है इसमें कितना चार्ज इनक्लोज है, इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और वो हमारे पास क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए और Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो आप इसको यहां पर जब पुट करोगे तो आएगा फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेना है क्योंकि दोनों फाई ई के इक्वल हैं। कंपेयर करेंगे, इसका क्या है, ई ए इज इक्वल टू यहां पर क्या है, सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, ए से कट गया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, चाहे इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, कहीं पर भी देखें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। डन हो गया, यही हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आप इसको लिखोगे ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन के लिए क्या यूज करोगे, आर यूनिट वेक्टर, ये इसकी होगी वेक्टर फॉर्म, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड, ये इसकी वेक्टर फॉर्म। डन हो गया। तो ये हमारी थी आज की गॉसेस लॉ की, जो हमारे पास गॉसेस लॉ और उसकी जो 3 एप्लीकेशंस हैं, एक ही वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है कि एक ही वीडियो में हम सारी की सारी क्या कर दें, कवर कर दें। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि ये सारा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।